All right, everyone, let's start paper 2. It is a theory paper. It's May, June 2023, variance 22. The duration of this paper is 1 hour 45 minutes. We need to attempt all the question, and the total marks for this paper is 80. Okay. Let's start with question number 1. Choose from the following oxides to answer the question. Very, very important. Examiner is talking about oxides. Each oxide may be used once, more than once, or not at all. State which oxide is neutral. तो आपको याद होगा न्यूट्रल ऑक्साइड्स मैंने आपको 3 बताए हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और एक वाटर। तो या इन तीनों में से कोई एक गिवन होगा, एंड ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन, तो हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे और फॉर्मूला दिया एग्जाम में तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। Now the next is reacts with calcium oxide to form slag in the blast furnace. Slag क्या होता है? Slag होता है कैल्शियम ऑक्साइड और वो इम्प्योरिटी होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सिलिकेट में, जिसका फॉर्मूला होता है CaSiO3। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कौन रिएक्शन करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा SiO2। तो SiO2 इज गिवन, तो इसका मतलब SiO2 इज द राइट आंसर। और ये जो आपने बनाया है कैल्शियम सिलिकेट, ये स्लैग होता है, इसको मोल्टन स्लैग कहते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्ट्स विद वार्म डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव अ ब्लू सॉल्यूशन कलर्ड। जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने मुझे कहा ब्लू सॉल्यूशन, तो ब्लू सॉल्यूशन जो है वो कॉपर आयंस का होगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं और ब्लू सॉल्यूशन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन बनाता है? कॉपर आयंस बनाते हैं। तो कॉपर आयंस से रिलेटेड कोई है कंपाउंड? ये है जनाब कॉपर आयन से रिलेटेड कंपाउंड, तो हम कॉपर ऑक्साइड लिख देंगे। लेकिन मैं यहाँ इक्वेशन जरूर बना के दिखाऊंगा आपको। इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर रिएक्टिंग टुगेदर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, सो इसका ब्लू सोल्यूशन होगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक होता है। इज एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मैंने आपको 3 बताए थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो इन तीनों में से कोई एक गिवन होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड गिवन है, तो हम जिंक ऑक्साइड लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज कंटेन एन आयन, आयन विद एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। उन्होंने कहा है आयन, मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता, विद एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो ये तो सब गलत होगा क्योंकि ये सब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये भी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगी +2। ये भी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये भी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं +3, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? Fe2O3। अब Fe2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन कर लेते हैं। आयरन को 2x ले लीजिए, ऑक्सीजन का चार्ज -2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +3। तो इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, विच इज व्हाई Fe2O3 इज द राइट आंसर। डीक्लोराइजेस एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। आप सब जानते हैं कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की एक बहुत बड़ी लिस्ट मैंने आपको दी थी, वो सब याद होनी चाहिए। उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, FeCl2 है, FeSO4 है, मेटल्स है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इसमें से कोई है। सल्फर डाइऑक्साइड याद करें,
मैंने आपको कहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन गैस रिड्यूसिंग एजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, और कहना चाहिए अमोनिया। सो सल्फर डाइऑक्साइड दी हुई है तो हम सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो पर्पल कलर को डिकलराइज करेगा। दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रुप 7 इंक्लूड्स द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? हैलोजेंस। दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। Next, chlorine is a green gas at room temperature and pressure. State the appearance of iodine at room temperature and pressure. Iodine is solid, और जब solid होता है तो उसका color black होता है. Chlorine reacts with aqueous potassium iodide in a displacement reaction. और मैंने आपसे कहा था कि displacement reaction को हम और क्या कहते हैं? Redox reaction. क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो इस आयोडाइड को डिस्प्लेस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन, और खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयंस। एक्सप्लेन in terms of electrons why chlorine is an oxidizing agent in this reaction. जो oxidizing agent होता है वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, जब खुद रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो हम यहाँ लिखेंगे during the reaction it oxidizes another substance sorry, hence it will gain electron during the reaction. Next is state the oxidation number of iodine in I2. जाहिर सी बात है I2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और तमाम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, तो चार ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन, आपके पास एक्वस मीडियम में आयोडीन बना है, और जब एक्वस मीडियम में आयोडीन बनता है तो इसका ब्राउन सोल्यूशन फॉर्म होता है। ओके इसका कलर येलोइश ग्रीन बताया एग्जाम ने, या ग्रीन बताया, तो ग्रीन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। सो मैं यहां लिख देता हूं green color disappear and brown solution appear. Next, the rate of diffusion of fluorine gas is greater than that of chlorine gas. Okay, पहली तो बात ये कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है आपका, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर है आपके पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, टेम्परेचर ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। ठीक है, सो अगर वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्लोरीन गैस ज्यादा कह रहे हैं तो इसका मतलब इसका एमआर कम होगा as compared to chlorine gas. So first of all, we need to take out the MR of fluorine. MR of fluorine 19 times 2 is going to be 38. ये फ्लोरीन का MR हो गया, और क्लोरीन का है 35.5 times 2 is going to be 71. So obviously फ्लोरीन गैस का MR as compared to क्लोरीन गैस लोअर है, इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ग्रेटर है। So what is mean by the term diffusion? Flow of molecules
from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Explain why rate of diffusion of fluorine is greater than that of chlorine under same condition. Fluorine has an MR of 38, which is lower than MR of chlorine. Hence, its rate of diffusion is greater as molecules move faster. All right. Next is the rate of diffusion of fluorine increases as the temperature increases. Suggest why using ideas about kinetic particle theory. So kinetic particle theory ये कहती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है because temperature and kinetic energy both are directly proportional to each other. So as temperature increases, kinetic energy increases, movement of molecule increases, so rate of diffusion increases. Okay. Second question done. Let's talk about the third question. This question is about the preparation of salt. Zinc nitrate is a soluble salt. मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड जो है वो मेटल कार्बोनेट और एसिड के दरमियान रिएक्शन करने का है. एंड आई बिलीव एग्जामिनर ने एग्जैक्ट यही मेथड दिया हुआ भी आपको जिंक नाइट्रेट को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. सो बेसिकली it is prepared by the reaction of an insoluble carbonate. ये given है insoluble carbonate, insoluble है इसलिए my bad wait insoluble है इसलिए यहाँ पर solid है. ठीक है. with dilute acid. The equation for this reaction is shown. 4.5 gram of zinc carbonate is added. Okay, so first of all मैंने जितना क्वेश्चन पढ़ा है उससे रिलेटेड मुझे सबसे पहले MR of zinc carbonate डिटरमिन करना चाहिए. जिंक का मास होता है 65, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स 3. सो ये हो जाएगा आपके पास 65 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3 इज गोइंग टू बी माय बैड 65 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3 is going to be 125. So I have MR, so I can find the moles of zinc carbonate. तो मैं 4.5 को डिवाइड कर देता हूँ 125 से. ये हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय आंसर, यू विल गेट 0.0
0.36 मोल्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं 50 cm cube or 1.3 mole per dm cube nitric acid, which means I can find the moles of nitric acid. So 1000 cm cube of nitric acid contain 1.30 mole. So अगर आपके पास 50.0 cm cube है, so moles कितने हो जाएंगे? 50.0 into 1.30 divided by 1000. So it's going to be 50 into 1.3 divided by 1000. 0.065 moles. Now the question is, show by calculation that zinc carbonate is in excess. Okay, चलें show कर देते हैं. According to the equation, 2 moles of nitric acid is reacting with 1 mole of zinc carbonate. तो अगर आपके पास लेट सपोज 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड होता तो ये 0.5 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट से रिएक्शन करता, हाफ हो जाता ना। हमारे पास कितने मोल्स हैं जिंक नाइट्रिक एसिड के? 0.065 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड है हमारे पास। सो हमारे पास कितने हो जाते हैं? 0.065 इंटू 0.5 0.0325 moles of zinc carbonate। मेरे पास इनिशियली कितने थे? 0.036, रिएक्ट कितना हो गया? 0.0325, तो बच कितने जाएंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये रिमेनिंग अमाउंट आएगा, एंड दैट रिमेनिंग अमाउंट इंडिकेट जिंक कार्बोनेट हैज टू बी इन एक्सेस, राइट। तो मैं यहाँ से एक, वैसे तो मोर देन नफ है ये, लेकिन मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। एग्जामिनर हो सकता है आपसे किसी भी क्वेश्चन में डिटरमिन करवा लें कि मोल्स of zinc carbonate unreacted. So initial मेरे पास कितने मोल्स हैं? 0.036 minus 0.0325. So मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 0.036 माइनस आंसर, ये हो जाएगा 3.5 into 10 to the power minus 3 moles. So ये रिमेनिंग अमाउंट है, इसका मतलब ये एक्सेस में, ठीक है। Once the reaction has finished, mixture is filtered. State why the mixture is filtered. जाहिर सी बात है ये आपका एक्सेस अमाउंट रह गया, तो जब ये एक्सेस अमाउंट रह जाएगा तो जाहिर सी बात है मैंने इस एक्सेस अमाउंट को इस मिक्सचर में से सेपरेट भी तो करना है ना। सो और उसको सेपरेट करने के लिए आई नीड फिल्ट्रेशन। सो मैं स्ट्रेट अवे बात ये कहूंगा कि भाई टू रिमूव excess zinc carbonate from the mixture, ठीक है। Describe how to make pure dry zinc nitrate crystals from an aqueous solution of zinc nitrate। अब जाहिर सी बात, दो चीजें ध्यान में रखिएगा, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक ये कि ये सॉल्युबल सॉल्ट है,
और दूसरा ये कि इजीली डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो अगर इजीली डिकम्पोज हो रहा है हीट पर, तो इसका मतलब ये हुआ मैं इवेपरेशन टू ड्राइनेस, इवेपरेशन टू ड्राइनेस की टेक्निक जो है वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये टेक्निक यूज करूंगा तो जिंक नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा, उसके क्रिस्टल्स मुझे नहीं मिलेंगे। एंड सिंस आई नीड क्रिस्टल्स, सो आई गो फॉर द क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज सॉल्युबल सॉल्ट है। और क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले बनाएंगे जिंक नाइट्रेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मेक अ सैचुरेटेड solution of zinc nitrate और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बाय हीटिंग, by heating and the water needs to be removed। सही है, जब वाटर रिमूव हो जाएगा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, allow the saturated solution to cool, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे, crystals will appear, क्रिस्टल्स को मैं वॉश करूंगा विद कोल्ड वाटर, नॉट विद वार्म वाटर। अगर वार्म वाटर लिया तो वो फिर डिसॉल्व हो जाएगा। वॉश द क्रिस्टल्स with cold distilled water and dry them on filter paper। ठीक है, lead to chloride is an insoluble salt, it is prepared using a precipitation reaction। और precipitation reaction में क्या होता है, two soluble salts आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे तो लेड क्लोराइड बनाना है, PbCl2 बनाना है। तो PbCl2 बनाने के लिए मुझे सोडियम क्लोराइड चाहिए बिकॉज ये सॉल्युबल सॉल्ट है, और मुझे लेड नाइट्रेट चाहिए क्योंकि लेड नाइट्रेट भी सॉल्युबल सॉल्ट है, बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। सो मेरा आंसर हो जाएगा लेड नाइट्रेट एंड सोडियम, माय बैड, वो आपसे नाम पूछ रहा है। ठीक है, सो फॉर्मूला नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड एंड लेड टू नाइट्रेट। ठीक, पार्ट सी, ammonium sulfate is a soluble salt, it is prepared by the reaction of an alkali and an acid। ओके, हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। तो जाहिर सी बात है अमोनियम सल्फेट जो है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, और उसको बनाने के लिए उसने एसिड और एल्कली यूज करना है। तो एल्कली यूज हो जाएगा हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको तुम लोग और क्या नाम देते हो, एक्वस अमोनिया। और सल्फेट आइंस
मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। तो वो तुमसे पूछ रहा है नेम, तो नेम में आप लिखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड में आप लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। तो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह कोई बच्चा एक्वस अमोनिया भी लिखता है, यानी ये भी लिखता है, तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि बात तो एक ही है। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। This question is about compounds that contain magnesium and nitrogen. The formula of the nitride ion can be written as, complete the table to show the number of particles in the nitride ions. आपको नजर आ रहा है कि जनाब आपके पास 7 प्रोटॉन्स होंगे, 3 माइनस चार्ज की वजह से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 15 माइनस 7 becomes 15 minus 7 becomes 8. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो गए 10, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास 8, और प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास 7। नेक्स्ट इज state why the formula for magnesium ion is Mg2 rather than Mg plus and Mg3 plus. Magnesium contains 2 electrons in its valence shell. To complete its octet, it will lose 2 electrons from its valence shell. ठीक है, so to get the noble gas, to get the noble gas stable configuration and to achieve octet rule, it will lose 2 electrons from its valence shell, and so it carries +2 charge. The formula of nitride ion is N3 minus. Formula of magnesium nitride reduce करना है हमें, तो मैग्नीशियम का चार्ज होता है 2 प्लस, नाइट्रोजन का चार्ज होता है 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Mg3N2। तो फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2। Magnesium nitrate MgNO3 taken 2 is an ionic compound. State 2 physical properties of magnesium nitrate. क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं एट आरटीपी। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। पुअर का मतलब कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। ओके, तो मैंने आपको 4 लिख के दे दिए, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। आप चारों में से कोई 2 लिख दीजिए बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर 2, 2 मांग रहा है। Calculate the percentage by mass of nitrogen in magnesium nitrate. Give your answer to 2 significant figures. सबसे पहला काम MR of magnesium nitrate find out करना है मैंने। सो मैग्नीशियम को हम 2 लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सो मैग्नीशियम हो जाएगा आपके पास 24, प्लस नाइट्रोजन आपके पास हो जाएगा 14 टाइम्स 2, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा आपके पास 16 टाइम्स 6। सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 24 प्लस 28 plus 16 times 6 is going to be 148। और मास ऑफ नाइट्रोजन मैंने डिटरमाइन करना है। जाहिर सी बात है आपके पास इस फॉर्मूले में से 2 नाइट्रोजन है, तो 14 टाइम्स 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा।
तो अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं 28 को डिवाइड कर दूंगा 148 से इंटू 100 कर दूंगा। मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम्स है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ कर चुका हूँ इसको, ठीक है। सो 28 divided by answer you will get 18.9. Oops, I think 18.9. 18.9 आ रहा है मेरे पास। 18.9 को वो कह रहे हैं आपसे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो मैं इसको 19% कर दूंगा, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके। ऑलराइट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 आई बिलीव। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Carbon reacts with the steam to make carbon monoxide and hydrogen. The reaction is reversible. मैंने कल बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज व्हिच मूव्स बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, टू वे रिएक्शंस भी कहते हैं इनको, और इन सबको हम इस डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉरवर्ड रिएक्शन एब्जॉर्ब्स थर्मल एनर्जी। इफ फॉरवर्ड रिएक्शन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली एंडोथर्मिक। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर, और अगर एंडोथर्मिक है गाइस तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट, ये याद रखिएगा। Okay, an equilibrium mixture is formed when the reversible reaction happens in a closed system. Okay, equilibrium हमेशा closed system के अंदर ही achievable होता है, open container या open system में achievable नहीं होता। And closed system का मतलब reaction takes place in a closed container. Okay, explain why the reversible reaction must be in a closed system for an equilibrium mixture to be formed. तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जब closed container होता है तो जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर गैशियस फॉर्म में हैं तो वो कंटेनर से बाहर नहीं जा पाते, ठीक है ना, एस्केप नहीं कर सकते। सो हम यहाँ लिख देते हैं सो दैट गैशियस प्रोडक्ट और reactant cannot escape predict what happens to the position of equilibrium when the temperature is decreased and pressure remains constant। किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। प्रेडिक्शन फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो आप बताएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन is endothermic, decreasing the temperature और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं एनर्जी रिलीज होती है, releases the energy। If so, to minimize this stress, equilibrium favors towards reactant side। reactant side बोलें या लेफ्ट हैंड साइड बोलें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। एक और बात मैंने क्लास में भी समझाया था, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जब एनर्जी रिलीज करोगे तुम तो जाहिर सी बात है रिलीजेस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक, तो वो एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा यानी बैकवर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट इज
Predict what happens to the position of equilibrium when the pressure is decreased and the temperature remains constant. Position of equilibrium when the pressure is decreased. भाई मसला ये है कि यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं 1 और यहाँ टोटल मोल्स कितने हैं 2, तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। इसको हमने कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये सॉलिड है। मैंने कहा था सॉलिड सब्सटेंसेस को यूज नहीं करते। आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स यानी वॉल्यूम कम होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज करने से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। वो आपसे कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दो, तो फॉरवर्ड चला जाएगा। तो प्रेडिक्शन ये है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि लेस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड and more moles on the product side. Okay. So decreasing pressure increasing the volume, hence equilibrium favors towards right hand side. Okay. So जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, जब प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। बी, predict what happens to the rate of the backward reaction when the temperature is decreased and pressure remains constant. जाहिर सी बात है, temperature is directly proportional to kinetic energy. जब temperature कम करोगे तो kinetic energy कम होगी, जब kinetic energy कम होगी तो movement of molecules slow down होगा, जब movement of molecules slow down होगा तो rate of backward reaction भी slow down हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे rate of backward reaction decreases as temperature decreases kinetic energy of molecules decreases. This slows down the movement of molecule. If this slows down the movement of molecule, then effective collision in a unit time decreases, and so rate of reaction decreases. Next is predict what happens to the rate of backward reaction when pressure is increased and the temperature remains constant. Explain your answer. Prediction. जाहिर सी बात है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होते हैं। रेट of backward reaction increases this is because
when pressure is increased, gaseous molecules are compressed, और जब गैशियस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होते हैं इसका मतलब मैंने लास्ट पेपर में भी बताया था कि मोर मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। दिस इंक्रीजेस कोलिजन फ्रीक्वेंसी and so rate increases. So that's question number 5. Let's talk about question number 6. This question is about the energy changes that takes place during chemical reaction. Nitrogen reacts with oxygen to make nitrogen monoxide. The reaction is endothermic. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि क्यों एंडोथर्मिक है। बिकॉज नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इट हैज हाई बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल contain triple bond, so it has high bond energy value. Table includes labels for X's. Okay, okay. क्योंकि एंडोथर्मिक है, which is why अच्छा, अगर एंडोथर्मिक होता है तो आप जानते हैं प्रोडक्ट एनर्जी ग्रेटर, रिएक्टेंट एनर्जी लोअर, ग्रेटर एंड रिएक्टेंट एनर्जी लोअर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का एरो हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक। ये N2 है, ये O2 है, ये 2NO है आई बिलीव, या और ये यहां से लेकर यहां तक ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी रखते हैं हम और एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। Next is hydrogen reacts with bromine to make hydrogen bromide. Calculate enthalpy change of this reaction. Use the bond energy from the table. Okay. हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल्स टू bond energy of reactant minus bond energy of product. रिएक्टेंट आपके पास H2 है, उसकी बॉन्ड एनर्जी है 436, Br है, उसकी एनर्जी है 193। प्रोडक्ट आपके पास HBr है, उसकी बॉन्ड एनर्जी 366। HBr के 2 मोल्स हैं इन इक्वेशन, यू कैन चेक। इसकी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं, सो यहां से डेल्टा H आपके पास कितना आएगा 436
But then 366 into 2, 732. So आपके पास delta H 629 minus answer is going to be hold on, hold on, hold on. Yeah, -103 आ रहा है मेरे पास. लो चूज पर मोल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -103. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. ईथीन, ब्यूटानीन एंड ब्यूटुइन आर एल्कीन्स. एल्कीन का मतलब ये होगा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होंगे. ये इसका फंक्शनल ग्रुप होगा और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n. The displaced formula of ethene butanene are shown in figure this. State the general formula of the homologous series. That's easy. CnH2n. Butanene and butene are structural isomers. State the meaning of the term structural isomers. Compounds which have the same molecular formula but different structural formula are called structural isomers. Draw the displaced formula of butene. मैंने आपको आइसोमर्स करवाया था. मैंने बताया था कि यहां से बॉन्ड यहां शिफ्ट करो और ये वाला जो हाइड्रोजन है, देखो यहां से बॉन्ड यहां शिफ्ट करो और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे ले जाओ, तो ब्यूटुइन हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. यानी ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करो, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे लाओ, तो ब्यूटुइन बनेगा. तो मैं ब्यूटुइन बना देता हूँ. ये CH3 यानी शिफ्ट होकर हाइड्रोजन आ गया. ये CH पहले से था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया. ये CH2 के बजाय CH हो गया और ये CH3. सो स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, नाम बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. Butanene is an unsaturated hydrocarbon. State why butanene is an unsaturated compound. Because it contains double bond between the carbon atom. Okay. State why butanene is hydrocarbon. Hydrocarbon consists of carbon and hydrogen only. तो हम लिखेंगे this is because butanene consists of carbon and hydrogen only. ठीक है. Butanene reacts with steam in the presence of a catalyst and reacts with bromine. अच्छा, इसका मतलब ब्यूटवनीन जो है वो ब्रोमीन से भी रिएक्शन कर रहा है, ब्यूटवनीन जो है वो स्टीम से भी रिएक्शन कर रहा है. वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. यार मैंने क्लास में बताया कि व्हेनेवर एन एल्कीन reacts with steam then always alcohol is formed, right? तो इथीन से इथेनॉल बनाया था, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाया था, ब्यूटीन से ब्यूटानॉल बनाया था, इफ यू रिमेंबर. ठीक है. और एग्जामिनर ने मुझे कैटेगोरिकली ब्यूटवनीन कहा है. ठीक है. तो मैंने आपको ब्यूटवनीन की भी 2 प्रोडक्ट्स बना के दिखाई थी, अगर आपको याद हो. तो बहुत समझदारी से काम करना है आपको. ठीक है. सो मैं ब्यूटवनीन का स्ट्रक्चर लिखता हूँ. वैसे तो वो आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है, तो आपको इक्वेशन बना के देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरा समझा देता हूँ कि हमने करना क्या है.
ये स्टीम है। अगर आपको याद हो, स्टीम से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक H+ और दूसरा OH-। सो ये CH3 एज इट इज, ये CH2, ये CH और ये CH2। आप नोट करें पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज है, सिर्फ जो पाई बॉन्ड है वो मिसिंग है, सॉरी जो डबल बॉन्ड है वो उसका एक बॉन्ड मिसिंग है, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, एक H और एक OH ऐड होगा, बेस्ट ये है कि यहाँ पर OH ऐड करें, बेस्ट ये है कि यहाँ पर H करें। और मैंने कहा था कि भाई अगर आप यहाँ OH कर देते हैं और यहाँ H कर देते हैं, एग्जामिनर इस पे भी मार्क्स दे देगा। तो दोनों बातें ठीक है, आपको एग्जामिनर को ये लिख कर देना, इक्वेशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विद ब्रोमीन। सेम, इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और अब मैं इसको रिएक्शन करवा रहा हूँ ब्रोमीन से। सो ब्रोमीन दो होंगे यहाँ पर, एक होगा Br+ और एक होगा Br-। पूरा एज इट इज कॉपी किया है मैंने स्ट्रक्चर। एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पर अटैच करना है, एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पर अटैच करना है, ये मेरी प्रोडक्ट हो गई। ये एग्जामिनर को चाहिए, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी सुपर डुपर नेक्स्ट लेवल हो के आप सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रक्चर लिख के दें एग्जामिनर को। Ethene is a covalent substance. Draw a dot and cross diagram to show the bonding in a molecule of ethene. We have done this in chemical bonding, और हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए कह रहा है। सो मैं इथीन का फॉर्मूला सबसे पहले लिखता हूँ। ये है इथीन का फॉर्मूला, सही है। ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन, ये मेरे पास सेकंड कार्बन, सही है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। Each carbon has 4 covalent bonds in the valence shell, sorry 4 valence electrons in the valence shell. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से। ये कार्बन हो गए आपके दोनों, और ये हाइड्रोजन हो गए। याद रखिएगा बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता है, एंड बिकॉज टू डबल डबल बॉन्ड होता है, विच इज व्हाई 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्सप्लेन व्हाई इथीन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, इथीन एक हाइड्रोकार्बन है, एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है। It is a simple covalent molecule. So it exhibits weak van der Waal forces. वेंडर वॉल, वेंडर की स्पेलिंग का ख्याल रखा जाएगा, वॉल की स्पेलिंग का ख्याल रखा जाएगा। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में वॉल जो है इस तरह से लिखते हैं, which is wrong. Okay, that's the end of this question. Let's move on to the next question, that is question number 8. This question is about electrolysis. The table shows some information about the electrolysis of 3 different electrolytes using graphite electrodes. Concentrated aqueous potassium iodide. भाई आपके पास पोटेशियम आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, आपके पास आयोडाइड आयंस हैं, आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ठीक है। Obviously, hydrogen ion is closer to the line of discharge, so they will move first from the electrolyte in the form of hydrogen gas. आप जानते हैं कि iodide ions are closer to the line of discharge, so they will discharge first from the electrolyte in the form of iodine.
क्योंकि वो आपसे नाम पूछ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, इसलिए आप फॉर्मूले नहीं लिख सकते। सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास दो आइन, थ्री आइंस होंगे, एक H+, एक OH-, और एक सल्फेट आइंस। ऑब्वियसली hydrogen ion is closer to the line of discharge, so it will move first from the electrolyte. So hydrogen gas is given off at cathode, whereas hydroxide ions discharge first from the electrolyte because वो line of discharge के करीब हैं, which is why they will move first from the electrolyte in the form of oxygen gas. Last but not the least, molten lead to bromide. तो lead ions हैं और bromide ions हैं। lead ions कैथोड पे फॉर्म होंगे और ब्रोमीन जो है वो एनोड पे बनेगी, बिकॉज दीज आर द ओनली टू आइंस। मोल्टन का मतलब समझते हो ना? मोल्टन का मतलब है विदाउट वाटर, इन अ फ्यूज्ड फॉर्म। Give two reasons why graphite is suitable material from which it make to electrode। देखो ये भी बताया मैंने आपको क्लास में, graphite is inert, with a high melting and boiling point, and the second one is obviously graphite conducts electricity because of the presence of an electron, so can conduct electricity. Aluminum is manufactured by the electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite। अगर आपको याद हो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये सॉल्वेंट होता था आपका Na3Al(F6), और ये सॉल्वेंट हम इसलिए यूज करते थे ताकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करने में हेल्प करे, इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने में हेल्प करे। At anode, oxide ions react to make oxygen molecule. Construct ionic half equation for this electrode reaction। We have done this in class। ये आपका ऑक्साइड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम में। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन नेवर एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक स्टेट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। जब मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, मैं यहाँ पर भी 2 लिखूंगा। जब मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। आई होप इट मेक सेंस टू यू। तो मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, O2, एंड 2 इलेक्ट्रॉन की जगह अब क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। और जाहिर सी बात है ये हमारी आयनिक इक्वेशन हो जाएगी। दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 9, a sample of clean dry air contain 0.0400% carbon dioxide by volume। Calculate the number of molecules of carbon dioxide in 480 dm cube of clean dry air at room temperature and pressure। तो सबसे पहली बात, रूम टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होता है भाई? 24 dm क्यूब। दूसरी बात कि मुझे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसकी परसेंटेज दी हुई है, तो मैं इस परसेंटेज में वॉल्यूम देखता हूँ कितना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 0.0400%, तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.0400, सो ये हो जाएगा आपके पास 480 इंटू 0.0400 divided by 100, so it's basically 0.192 moles, sorry, volume। अब मैं मोल्स कैलकुलेट करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये है मेरे पास 0.192 डिवाइडेड बाय 24। जब मैं 0.192 को डिवाइड करूंगा 24 से, तो मेरे पास आंसर आएगा गाइस 4.608 मोल्स। अब वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, और कॉन्सेप्ट ये है कि 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास 4.608 मोल्स हैं, तो बताइए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एक्सपोनेंट 23, ये हो जाएगा 2.774 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। सो ऑब्वियसली फिर मेरा आंसर यहां पर होगा ओह माय बैड 0.192 डिवाइडेड बाय 24। oops, मैंने मिस वैल्यू ये गलत लिखी है, मेरे पास आ रही है 8 इंटू 10 टू द पावर -3। हाउ कैन आई डू दिस गाइस, मुझसे गलती हुई है, देखें आप लोग भी बहुत केयरफुली कीजिएगा ये सारी कैलकुलेशन, फिर गलती हो रही है। 8 इंटू 10 टू द पावर -3, so into 6.02 exponent 23, so it's going to be 4 point, my god, ये हो जाएगा आपके पास 4.816 into 10 to the power 21 मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा 4.816 into 10 to the power 21। My goodness, 0.192 divided by 24, okay। Next is complete combustion of fuels such as gasoline makes carbon dioxide. One of the hydrocarbon in gasoline has a molecular formula C9H20। ओके, हम इसके ऊपर जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एल्केन का C9H2 इंटू 9 प्लस 2, ये हो जाएगा C9H20। इसका मतलब इट इज एन एल्केन। सो वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ C9H20। तो भाई C9H20 इज नो नेम। अगर मैं इसकी कंबशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कंप्लीट कंबशन कह रहे हैं, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊंगा, वाटर बनाऊंगा, एंड ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो गिवन ऑफ। यहाँ 9 कार्बन लिखिए, यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 20, तो यहाँ 10 लिखिए। हाउ मेनी ऑक्सीजन नाउ, 9 टाइम्स 2 18, 18 प्लस 10 28, 28 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 14 अप्लाई करूंगा। ओके, हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड led to increased global warming। give one adverse effect of global warming। global warming की वजह से क्या होता है कि आइसबर्ग्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब ये मेल्ट होंगे तो इनका सारा का सारा पानी आएगा कहाँ पर, वो आएगा रिवर, और रिवर से पानी कहाँ जाएगा, सी में। तो सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सी लेवल इंक्रीजेस। ठीक है, और sea level rises। Next is describe how the presence of gases such as carbon dioxide in the atmosphere causes global warming। तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस absorbs energy from the sunlight, due to which carbon dioxide molecule becomes excited and releases its energy in the form of heat in the lower atmosphere।
और जब लोअर एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज करेगा तो लोअर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस, स्टेट द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर है आपके पास, ये दोनों रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है। ओके, दैट्स आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। Protein and PET are polymers made by reaction called condensation polymerization. Okay. Make sure बहुत समझदारी से बात सुनो। The diagram in the figure 10.1 shows the structure of a section of a protein. Protein. तो प्रोटीन हमेशा किसके थ्रू बनता है भाई? What are the monomers of protein? Proteins के monomers होते हैं अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है। An amino acid is a class of compound which contain both amino, that is NH2, and carboxylic functional group, that is COH. Okay. Draw the general structure of the amino acid monomers used to make protein. Okay. एक तो, और ये देखें शेडेड और अनशेडेड किया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो डिफरेंट है। तो मैंने कहा था कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होगी हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो एक मोनोमर मेरे पास ये आ गया पूरा, और दूसरा मोनोमर मेरे पास ये है। ठीक है। तो ये डिफरेंट मोनोमर्स अटैच किए हैं इन्होंने, आप नोट कर रहे हैं। ये थर्ड मोनोमर है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। कैसे पता चल रहा है कि ये डिफरेंट है? क्योंकि ये सब डिफरेंट है एक दूसरे से, ये सब डिफरेंट है, इसका मतलब ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स अटैच हुए हैं। ठीक है। और डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा, जनरल स्ट्रक्चर मांग रहा है वो मुझसे, जनरल स्ट्रक्चर। सो मैं करूंगा ये कि मैं सी लिखूंगा, इस सी के साथ एक एच लिखूंगा। मुझे सी डब्ल्यू एच भी पता है कि होना चाहिए, मुझे पता है कि NH2 भी होना चाहिए, और मैं जानता हूं कि इस जगह पे डिफरेंस आ रहा है मुसलसल। तो क्योंकि यहाँ मुसलसल चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को मैं जनरली आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आर इज बेसिकली एन अल्काइल ग्रुप। सही है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी। प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स, नेम अदर पॉलीएमाइड। भाई प्रोटीन्स पॉलीएमाइड है तो नाइलॉन भी तो पॉलीएमाइड होता है, तो आप लिखिए नाइलॉन। PET is a polymer used to make plastic bottles. ओके। तो एक मोनोमर बॉन्ड ब्रेक करो सबसे पहले, तो यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो। तुम नोट करो, एक तो तुम्हें ये मिल गया। ठीक है, मोनोमर। और इस मोनोमर में क्या होगा, ये क्या हासिल करेगा भाई, हाइड्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन हासिल करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉक्स, ये OH, और ये भी OH। और इसमें डॉट डॉट डॉट्स एग्जामिनर ने दिए हैं तो हम डॉट डॉट डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है। और दूसरा जो मोनोमर है वो ये है, और ये मोनोमर क्या हासिल करेगा भाई, OH ऑफ वाटर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ये बनेगा। आप चाहें तो ओपन करके इस तरह से लिख लें, यानी एज इट इज बनाया हुआ है मैंने भी,
सिर्फ OH अटैच कर दिया है, बिकॉज CO विल गेट OH ऑफ वाटर। ठीक है। नेम द लिंकेज प्रेजेंट इन PET। भाई इस लिंकेज को कहते हैं एस्टर। ठीक। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं प्रोटीन एंड PET आर बोथ मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर। ओह माय गुडनेस, 2 मार्क्स का है। सबसे पहला कि more than one functional group must be present on either side of the carbon atom। जबकि एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन एल्कीन्स। ठीक है। दूसरा, लॉस ऑफ मास occur in condensation polymerization, जबकि in addition no loss of mass। Condensation polymers are biodegradable, जबकि addition are non biodegradable। सही है। इसके अलावा और भी हो सकता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, कंडेंसेशन का सेम एम्पेरिकल नहीं होता। नो सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला इन कंडेंसेशन, जबकि एडिशन के लिए सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला इन एडिशन। ठीक है। Describe two environmental challenges caused by the disposal of plastics such as PET. Occupied larger occupied larger landfills, sites, accumulation of plastics in ocean, forming toxic gases on combustion। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। Okay, that's the end of this question and paper also.